हेलो स्टूडेंट। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि सीबीएसई के साइट पर सीबीएसई ने 2025 के लिए जो सैम्पल पेपर हैं वो लॉन्च कर दिए हैं। अब उन पेपर को आपने स्टडी करना है, देखना है कि किस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, किन किन बारीक बारीक बातों को आपको ध्यान देना है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एमसीक्यू जो सीबीएसई ने कल केमिस्ट्री का पेपर डाला है उसके एमसीक्यू को डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और ये भी बात उसमें देखेंगे कि किस टाइप से हमें प्रेपरेशन करनी है। बीच बीच में मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप से सोचकर क्वेश्चंस को यहाँ पे डाला गया है और उन बातों को ध्यान रख के आपने अपने बोर्ड की प्रेपरेशन करनी है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। आज का लेक्चर सेक्शन ए है जिसमें आपके पास 16 एमसीक्यू दिए गए हैं। अब मैंने जब इन क्वेश्चंस को देखा और पढ़ा तो मैंने एक चीज़ नोट की स्टूडेंट्स की, क्वेश्चन जो हैं वो ईजी हैं बट ऐसे हैं कि अगर मान लो किसी बच्चे ने क्रैमिंग करके अगर यहाँ पे आ रहा है कि भाई रट्टे मार रखे हैं, उसको बेसिक कुछ नहीं पता, तो वो बच्चा यहाँ पे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। ये आपने बेसिक बात को ध्यान देना है। यानी कि जैसे कि अगर हम पहला क्वेश्चन देखें, अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता कि हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट क्या है, तो आप में से कोई भी बच्चा बता देता। मगर उसी क्वेश्चन को आप यहाँ पे देखिए कि किस तरह से घुमा के पूछा गया है। वो कह रहा है अमोनोलाइसिस ऑफ इथाइल क्लोराइड फॉलोड बाय द रिएक्शन ऑफ द अमीन तो फॉर्म्ड विद 1 मोल ऑफ मिथाइल क्लोराइड गिव्स एन अमीन। अब कहने का क्या मतलब है, पहले मेरे पास क्या है, इथाइल क्लोराइड है। अब सोचिए किस टाइप से क्वेश्चन को घुमाया गया है। इथाइल क्लोराइड की कह रहा है मोनोलाइसिस कर दी। अब आपको पता है इसकी हम मोनोलाइसिस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, CH3CH2NH2, इथाइल अमीन बन गया। अब वो कह रहा है उसको रिएक्शन करना है 1 मोल ऑफ मिथाइल क्लोराइड के साथ, और इसकी फिर मिथाइल क्लोराइड के साथ क्या कर दी बेटा, रिएक्शन कर दी। अब मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते ही इसका H और Cl बाहर निकल गया और आपको क्या मिल गया, CH3CH2NCH3NHCH3। अब ये क्या बन गया, सेकेंडरी अमीन बन गया। क्या बन गया, सेकेंडरी अमीन। तो यही चीज आपको समझनी है। प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शियरी अमीन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ कैसे टेस्ट करते हैं आपको पता है। प्राइमरी अमीन क्या करता है, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके जो प्रोडक्ट बनाता है वो बेस में सोलबल होता है, KOH हो गया, NaOH हो गया, उसमें सोलबल होगा। मगर जो सेकेंडरी अमीन है वो जब हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है, जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज नॉट सोलबल इन KOH। अब क्योंकि ये सेकेंडरी अमीन है इसलिए आपका आंसर यहाँ पे स्टूडेंट सी आएगा। द रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, जिसको हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं, टू फॉर्म ए प्रोडक्ट दैट इज इनसोल्युबल इन अल्कली। अब अगर बच्चे ने केवल यही सोचा कि यार इथाइल क्लोराइड से इथाइल अमीन बनेगा तो प्राइमरी अमीन सोचेगा। अब प्राइमरी अमीन बोलते हुए वो अपना आंसर क्या टिक कर देगा, फर्स्ट, जो कि रोंग है। तो आप ये समझ सकते हैं कि काफ़ी दिमाग लगा के क्वेश्चन बनाए गए हैं और इसी तरह से आपको सीबीएसई की प्रेपरेशन करनी है। कोई बच्चा ये ना सोच के जाए कि हाँ भी डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, तो आपको थोड़ा डेप्थ में जाके पढ़ना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एक्सेप्शनल है। नॉर्मल कंडीशन का होता है फिर कोई बात नहीं, जनरल ट्रेंड तो ये होता है स्टूडेंट कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है उतना ज़्यादा क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है। एक ये जनरल ट्रेंड है डाइपोल मोमेंट के लिए। अब अगर हम उस ट्रेंड को देखें तो हमारा फटाक से जो बच्चा जवाब देगा वो कहेगा CH3F है। मगर मैंने पिछली वीडियोस में ही बता रखा है कि यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड का डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ज़्यादा होता है मिथाइल फ्लोराइड से। तो सबसे ज़्यादा होता है मिथाइल क्लोराइड का, फिर आपका मिथाइल फ्लोराइड आता है, फिर आपका मिथाइल ब्रोमाइड आता है और फिर आपका मिथाइल आयोडाइड आता है। तो ये बेसिक बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन राइज होता है सर क्यों होता है ऐसा, तो आपको पता होना चाहिए डाइपोल मोमेंट क्या होता है, क्यू इंटू डी। तो ये चार्ज के ऊपर भी डिपेंड करता है और डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, कॉम्पैक्ट होता है, जबकि क्लोरीन का साइज क्या होता है, बिगर होता है। तो इसलिए क्लोरीन का जो मैग्नीट्यूड जब निकालते हैं चार्ज और डिस्टेंस का, इंटरन्यूक्लियर आयन, इंटरन्यूक्लियर बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन के बीच का जो डिस्टेंस निकालते हैं, तो वो CH3Cl का ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, CH3Cl। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर थर्ड, इसमें आपको क्या दे रखा है, कॉलम दे रखा है और उनको क्या कह रहा है कि मैच करो, और इसी के बेस पे आपको आंसर भी दिए हुए हैं, वो नेक्स्ट पेज पे है। मगर हम पहले इसको मैच कर लेते हैं। तो जैसे ही ये मुझे क्वेश्चन आया बेटा, कुछ चीज़ें हमें क्या होता है जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कुछ इनमें से ऐसी लाइनें होती है जो आपको बिल्कुल क्लियर होती हैं। जैसे कि अगर बात करें कि लैंथेनोइड विच शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये हर एक बच्चे को क्रैम होता है कि यार सीरियम आएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया, सीरियम।
तो ये मिलते ही आप देखेंगे थर्ड का केवल एक ही ऑप्शन में दे रखा है, आंसर तो वही हो गया, मगर हमें तो डेप्थ में स्टडी करनी है। तो एक्टिनोइड हैविंग कॉन्फ़िगरेशन RF761 7s2 किसका होता है स्टूडेंट? क्यूरियम का, सीएम का। तो ये आपका सी आ जाएगा। फिर है लेंथेनोइड विच हैज 4f14 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सबसे लास्ट एलिमेंट की बात कर रहा है, तो आपको पता है वो क्या है, लुटेटियम। तो आपका जो आंसर आएगा स्टूडेंट वो क्या आएगा, ए के साथ आपका क्या है, ए के साथ आपका थर्ड आएगा, और बी के साथ आपका क्या आएगा, सेकंड ही आएगा, और सी के साथ आपका क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। तो ये जिसमें ऑप्शन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो ऐसा हम देख लेते हैं कि सी के साथ हमारा क्या है, थर्ड के साथ क्या है, ए। तो थर्ड के साथ ए फर्स्ट ऑप्शन में ही है, तो इसलिए ए आपका क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं, ये थोड़ा सा मेमोराइज बेस्ड भी था क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ग्राफिकल मोड से बना दिया गया पेपर को, काफ़ी यानी कि मैं कह रहा हूँ कि बच्चों को समझ के करना पड़ेगा, देख के कई बार लगेगा पता नहीं कितना डिफिकल्ट है, जबकि ईजी है, मगर उसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया। अब आंसर दे दिए 277, 346, 364, 375, यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, इंक्रीज। अब ये आपको एक ग्राफ दे दिया, बच्चा सोचेगा पता नहीं क्या दे दिया, ये नहीं सोचना हमें। तो 4 नंबर पे हाईएस्ट वाला है, तो हमें देखना है कि भाई किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे गिवन क्या क्या है, एक तो 1 ब्रोमो मीथेन है, ब्रोमोमीथेन क्या होता है, CH3Br। दूसरा दे रखा है 2 ब्रोमोब्यूटेन, यानी CH3CHBr CH2CH3, 2 ब्रोमोब्यूटेन। अगला दे रखा है 1 ब्रोमोब्यूटेन, तो CH3CH2CH2CH2Br। और उससे अगला दे रखा है 2 यानी कि CH3C 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये हमें दिया हुआ है। और कह रहा है बताओ 4 कौन है। तो स्टूडेंट आपने अगर थोड़ा वो आपको ध्यान हो, जिन बच्चों ने चैप्टर पढ़ रखा है, कि विद ब्रांचिंग सरफेस एरिया क्या होता है, डिक्रीज होता है, और सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो वंडरवाल फोर्सेस क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी, और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो यहाँ पे जो ये 3 आइसोमर हैं ये, ठीक है ना, ये इसका तो मोलिकुलर मास सबसे ही कम होगा, तो ये तो आपका फर्स्ट हो गया। क्यों? क्योंकि जितना मोलिकुलर वेट कम होगा उतना वंडरवाल फोर्सेस कम होंगी, तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट तो मिथाइल ब्रोमाइड का हो गया। अब इन तीनों में बात करें तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन किसकी है, इसकी। फिर ब्रांचिंग करें, ये सेकेंडरी हो गया, फिर ये क्या हो गया, टर्शरी। विद ब्रांचिंग सरफेस एरिया क्या होता है, डिक्रीज, वंडरवाल फोर्स डिक्रीज। तो फोर्थ पे आपका ये आ जाएगा जिसका सबसे हाईएस्ट है, थर्ड पे आपका ये होगा, और सेकंड पे कौन सा होगा, ये। तो ये जिसमें ऑप्शन दे रखा है स्टूडेंट वो आपका क्या है, आंसर है। तो हमने यही ढूंढना है कि हमारा 4 कौन सा होगा। 4 क्या है, एन ब्रोमो ब्यूटेन। तो देख लेते हैं एन ब्रोमो ब्यूटेन किसमें है, 4 पे। ये 4 पे क्या है, ब्रोमोमीथेन नहीं पॉसिबल, 2 ब्रोमो नहीं पॉसिबल, 4 पे 2 ब्रोमो ब्यूटेन नहीं पॉसिबल, 1 ब्रोमो। तो इसलिए आपका ऑप्शन डी यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, करेक्ट आंसर आएगा। तो इस तरह से बड़े आराम से आपने क्वेश्चंस को पढ़ना है, फिर सोल्व करना है, तो इसका डी ऑप्शन आएगा। फिर ये अगला क्वेश्चन जो है विजुअली चैलेंज लर्नर्स के लिए है, तो उसमें ग्राफ ग्रुप नहीं दिया हुआ है, सीधे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हेलोल्केन्स हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। सेम वही क्वेश्चन है, तो आपका आंसर यहाँ पे हमने अभी बात कर ही ली है, 1 ब्रोमो ब्यूटेन आएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अब ये किसके ऊपर है, केमिकल काइनेटिक के ऊपर है। अब ये भी ध्यान देना है कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है ना। जैसे द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ आर इन द रिएक्शन, यहाँ पे जैसे ये डाल रखा है आर गिव्स पी इज दिस, यानी कि आपको इनिशियल कंसंट्रेशन ए नोट की वैल्यू क्या दे रखी है, 4.62 10⁻²। व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, के की वैल्यू, रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी आपको गिवन है 2.31 10⁻²। तो हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर के लिए हमें कैसे पता चला जीरो ऑर्डर है, यूनिट्स को देखिए, के की यूनिट्स को देखिए, मोल पर लीटर पर सेकंड, ये किसके यूनिट्स होते हैं, जीरो ऑर्डर के। तो जीरो ऑर्डर है तो हमारा यहाँ पे हाफ लाइफ पीरियड का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, ए नोट अपॉन 2 के, ठीक है। अब ए नोट की वैल्यू गिवन है ये, ठीक है, इसको हटा दो, अपॉन 2 के, यानी 2.31 10⁻², और इंटू 2। और जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे सेम आ जाएगा बेटा, तो ये कट के क्या आ जाएगा, 1। तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 सेकंड। तो आंसर सी जो है यहाँ पे क्या है, करेक्ट है, ठीक है ना। जिस बच्चे को फार्मूला आता है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था, इसमें कोई ज़्यादा कंट्राडिक्शन नहीं थी। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन है तो आसान, मगर कई बच्चे इस फार्मूले को ही नहीं खोल पाते हैं। तो यही चीज़ें मैं कह रहा हूँ आपको समझ के पढ़ना है। अब ये क्या दिया हुआ है, एनहाइड्राइड। अब इसी को अगर खोल के लिख दिया जाए तो यही क्वेश्चन ईजी है, C6H5
सी डबल बॉन्ड ओ, ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, CH3। अब मैक्सिमम बच्चे क्लास में ऐसे पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन क्या कर दिया सारा? कंडेंस फॉर्म में दे दिया। अब कई बच्चे इस कंडेंस फॉर्म को खोल नहीं पाते, जिसकी वजह से ये डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाएगा। अब वाटर डाल दिया, अब जिसने इस तरह खोल दिया फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। वाटर डाल दिया, वाटर में होता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। क्लीवेज कहीं से कर दो, अप से कर दो, डाउन से कर दो। तो तुम्हें पता है जब यहाँ से क्लीवेज की O के साथ तो H चला जाएगा और OH इसके साथ। तो एक तो मेरा बन जाएगा बेटा बेंजोइक एसिड और एक मेरा बन जाएगा एसिटिक एसिड CH3COH। तो दो एसिड को मिला, एनहाइड्राइड बनते भी कैसे हैं? दो एसिड के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। इसलिए आपका एक बेंजोइक एसिड हो गया, एक एसिटिक एसिड। तो ऐसा ऑप्शन देख लीजिए कहाँ पे है, बेंजोइक एसिड एंड इथेनोइक। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे क्या है स्टूडेंट? करेक्ट है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से आया है। अब मैं इस क्वेश्चन को बहुत इजी भी नहीं कहूंगा और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं कहूंगा, मगर नॉर्मल स्टूडेंट, एक एवरेज बच्चा जो क्लास में केवल सिंपली पढ़ के जा रहा है, वो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा। यहाँ काफ़ी दिमाग लगाना पड़ेगा। वर्नर थ्योरी का बहुत अच्छा इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे। वो कह रहा है कि यहाँ पे तो कलर दे दिए 3 और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 2 ही दिए हैं। कह रहे हैं यहाँ बताओ कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आएगा और यहाँ पे बताओ कौन सा रेशो आएगा। गिवन क्या है देखिए, जैसे यहाँ पे कोबाल्ट NH3C, इसके ऊपर 3 पॉजिटिव और 3Cl नेगेटिव। तो रेशियो क्या हो गया? 1:3। तो 1:3 तो इसमें गिवन ही नहीं है कहीं, तो यानी y क्या होगा मेरा? 1:3। क्लियर? अब यहाँ पे x क्या आएगा? x ये क्या कह रहा है? 1:1। 1:1 कैसे हो सकता है यही कंपाउंड? अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, कोबाल्ट NH3 का 4 Cl2, ठीक है ना, Cl2, और यहाँ पे क्या कर देंगे? Cl, कोबाल्ट NH3 का 4 Cl2Cl। अब इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो 1:1 आ गया। तो 1:1 होगा तो यहाँ पे जो हमारा फार्मूला बनेगा वो बनेगा कोबाल्ट NH3 का 4 Cl2Cl नेगेटिव। अब ये दोनों ऑप्शन आप देख लीजिए कहाँ पे हैं, मगर वही वाली बात है बेटा, यहाँ पे वर्नर थ्योरी का इस्तेमाल होता है। जो चीज़ बाहर पड़ी है केवल वही नंबर ऑफ आयंस में डिसोशिएट होता है। इसलिए आपका जो ऑप्शन बनेगा स्टूडेंट यहाँ पर 1:3 कहाँ पे? एक तो पहले में भी एक दूसरे में भी है, मगर हमारे पास Cl नेगेटिव होना चाहिए, तो ऑप्शन बी आपका क्या है? करेक्ट है। तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन ठीक कर देंगे? 7th का ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन ओनली बीटा डी ग्लूकोज। मैं फिर कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन इजी नहीं है, क्योंकि मेनली बच्चे क्या याद करते हैं, जैसे ग्लूको फ्रक्टो। अब ये क्वेश्चन अपने आप में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों? बेसिकली बच्चा क्या याद करता है, या सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस से क्या मिलेगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। माल्टोज से क्या मिलेगा? ग्लूकोज बनेगा। जनरली बच्चे अल्फा बीटा याद नहीं करते हैं। अगर वो नहीं करते तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट हो गया। अब हम बात करें, हमें पता है जिन बच्चों को, तो सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस से आपको क्या मिलता है? एक तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज मिलता है। ठीक है जी। अब सेलुलोज की बात करते हैं, मेनली जो आपका आंसर आएगा वो सेलुलोज आएगा, क्योंकि सेलुलोज की हाइड्रोलिसिस से हमें बीटा डी ग्लूकोज मिलता है। केवल एक ही मोनोसैकेराइड्स मिलता है। तो सेलुलोज तो पॉलीसैकेराइड है, मगर ये डिसोशिएट किसमें होता है? बीटा डी ग्लूकोज में होता है। स्टार्च के n नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हैं, ये अल्फा डी ग्लूकोज रिलीज करता है। ठीक है ना। और माल्टोज जो है स्टूडेंट, ये क्या कर देता है? हमें 2 मॉलिक्यूल अल्फा डी ग्लूकोज के एलिमिनेट करता है, डाइसैकेराइड है। तो इसके लिए आपको डेप्थ में स्टडी करनी पड़ेगी, याद रखना पड़ेगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन यहाँ पे बी क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट करेक्टली रिप्रेजेंट द इंक्रीज इन पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी इस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके अंदर ज्यादा हैं। हमारे पास दिए कौन कौन से आयन है बेटा, वो देख लीजिए। जैसे Mn2 पॉजिटिव गिवन है, किसी एक को ले लीजिए। क्रोमियम 3 पॉजिटिव गिवन है, Fe2 पॉजिटिव गिवन है, और टाइटेनियम 3 पॉजिटिव गिवन है। अब आप सबको पता है इसकी कॉन्फ़िगरेशन में क्या आएगा? 3d5। Mn2 पॉजिटिव जो होता है, क्रोमियम 3 पॉजिटिव में 3d3 आ जाएगा, Fe2 पॉजिटिव में 3d6 आ जाएगा, टाइटेनियम 3 पॉजिटिव में 3d क्या आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा। अच्छा, 3 पॉजिटिव है, 3d1 आ जाएगा, सॉरी। ठीक है।
3D1 आ गया। अब यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे अब डी के अंदर आपको पता होना चाहिए बेटा, जब 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन को कैसे भरते हैं? 5 और ये 6, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? केवल 4, और इसमें क्या है? 1, ये तो दिख ही रहा है। तो हमारा आंसर पहला कौन आएगा? Mn2 पॉजिटिव, फिर Fe2 पॉजिटिव, फिर क्रोमियम 3 पॉजिटिव, फिर टाइटेनियम। तो इसलिए ऑप्शन डी आपका यहाँ पे क्या है? करेक्ट आंसर आएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए तो क्या कह रहा हूँ, ये भी किसके ऊपर है? केमिकल काइनेटिक के ऊपर दूसरा क्वेश्चन बन गया। पहला एक आ चुका है। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव रेट कांस्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट दिया हुआ है। द टाइम टेकन फॉर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, याद रखना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का लाइफ टाइम अगर कभी कोई पूछ ले तो वो इनफाइनाइट होता है, ये कभी खत्म ही नहीं होती। तो इसलिए आपको ऑप्शन क्या आएगा? डी, इट नेवर गोज टू कंप्लीशन। क्योंकि हाफ लाइफ पीरियड निकालते जाओगे फिनिश ही नहीं होता, ठीक है ना। तो याद रखना फर्स्ट ऑर्डर में कभी भी रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती, तो इसलिए आपका ऑप्शन डी क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए स्टूडेंट वाज प्रिपेयरिंग एनिलीन इन द लैब। अब क्वेश्चन बहुत इजी है मगर लैंग्वेज बना दी। एनिलीन बना रहा है जी, बना रही है सॉरी, शी टू के कंपाउंड एक्स एंड रिड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज ए कैटलिस्ट, बट वुड बी द कंपाउंड। अब आपको पता है एनिलीन बनना है, और एनिलीन बन किससे रहा है? निकल, और इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो ये आपको देखते ही आपके दिमाग में आ जाएगा, सर इसका मतलब रिडक्शन हो रही है। रिडक्शन एनिलीन NH2 किससे आता है? NO2 से आता है। इसलिए मेरा आंसर जो होगा वो नाइट्रोबेंजीन ही हो सकता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन ए क्या है यहाँ पे? करेक्ट है। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव एन ऑक्साइम विद हाइड्रोक्सिलामीन। अब ये बिल्कुल सिंपल है। कब? जब आपने डेफ्थ में पढ़ा हुआ है। हाइड्रोक्सिलामीन आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर के ऊपर ये रिएक्शन है। आप लोगों ने पढ़ी होगी ऑक्साइम के साथ रिएक्शन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, फिनाइल हाइड्रोजन, 2,4-DNP, सेमी कार्बाजाइड। अब ये किनके साथ रिएक्शन करते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड कौन से होते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन। अब इनमें से देख लो एल्डिहाइड और कीटोन कौन है, तो आपको स्पष्ट सबसे पहला ऑप्शन ही दिख जाएगा, एसीटोन इज योर आंसर। बाकी कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड नहीं है। अब आप कहेंगे सर सी डबल बॉन्ड हो तो यहाँ पे भी है, क्या ये कार्बोनिल कंपाउंड नहीं है क्या? ये मैं आपको वैसे ही बेसिक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। तो इसको कार्बोनिल कंपाउंड नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ड्यू टू रेजोनेंस देयर इज नो प्योर डबल बॉन्ड, यहाँ पे पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर हो जाता है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कार्बोनिल कंपाउंड नहीं बोलते। इसीलिए एसिटिक एसिड भी कार्बोनिल कंपाउंड नहीं है। और क्वेश्चन अभी लास्ट ही रहा था कि वाई कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट शो रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, तो आप इसका रेजोनेंस बना के दिखा देंगे, बिकॉज दे एक्वायर पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर, दैट्स व्हाई दे डू नॉट शो कार्बोनिल रिएक्शंस। तो ये आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 अब हमारा स्टार्ट हो रहा है बेटा एसर्शन मीनिंग, जहाँ पे सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, और यानी जो आंसर होता है बिल्कुल आसपास होता है। तो इन क्वेश्चन को बड़े आराम से शांति से पढ़िए, तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज ये अपने आप में फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा हो। कोऑर्डिनेशन से है, MnCN6 नेगेटिव हैज ए मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, while MnCl6 3 नेगेटिव हैज ए पैरामैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वाई? अब देखिए बेटा साइनाइड है तो साइनाइड आपको पता है पेयरिंग कर देगा। अब यहाँ पे मैंगनीज कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? जब आप निकालेंगे Mn3 पॉजिटिव। Mn3 पॉजिटिव क्या होता है? 3d4, यानी डी के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो जब साइनाइड आएगा तो वो इस एक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर देगा यहाँ पे, और हाइब्रिडाइजेशन फिर क्या हो जाएगी स्टूडेंट? आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे साइनाइड क्या करेगा? पेयरिंग करके D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन बना देगा। मगर जब Mn3 पॉजिटिव क्लोरीन के साथ होगा, जब यही चीज क्लोरीन के साथ होगी, तो क्लोरीन पता है आपको वीक फील्ड लिगेंड है, ये पेयरिंग नहीं करेगा। तो अब ये क्या करेगा? आउटर डी ऑर्बिटल का क्या करेगा? इस्तेमाल करेगा, और हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे पेयरिंग ना होकर क्या इस्तेमाल करेगा? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन शो कर देगा। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। और यहाँ पे पेयरिंग के बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2। तो अब आंसर क्या कह रहा है? MnCN6 3 नेगेटिव इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्विंग D2sp3, बिल्कुल सही कह रहा है। ऑन द अदर एंड MnCl6 3 नेगेटिव आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्विंग sp3d2, ये भी सही कह रहा है। यानी ये दोनों ही सही है, और एक दूसरे का एग्जैक्ट क्या है? एक्सप्लेनेशन है, जो मैंने आपको दिया वही आंसर रीजन यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसलिए 13 का ऑप्शन क्या आएगा? ए। ठीक है स्टूडेंट।
क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, खोरलोश लॉ के ऊपर ये क्वेश्चन है। और जब आप इसका कर्व प्लॉट करते हैं, देखिए वो क्या कह रहा है, फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देयर इज ए स्लो इंक्रीज इन मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन। अब ये काफी थोड़ा कंट्राडिक्शन है, फर्स्ट अटैम्प्ट में देखते लगता है बिल्कुल सही कह रहा है, मगर नहीं। क्या फार्मूला होता है, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस ए अंडर रूट सी। ओसेंजर हक्कल इक्वेशन है ये, ओसेजर ने दी थी, डी बाय ओसेजर हक्कल इक्वेशन, सॉरी हक्कल वर्ड नहीं है डी बाय ओसेजर इक्वेशन है ये। और यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन आता है, जबकि यहाँ पे आप अगर जब इस फार्मूले को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ लिखा है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो ये गलत है, यानी असर्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अब रीजन क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए फॉर NaCl कैल्शियम क्लोराइड मैग्नीशियम सल्फेट इन ए गिवन सॉल्वेंट एंड गिवन टेम्परेचर इज डिफरेंट। बिल्कुल सही है, अलग अलग जो आपके इलेक्ट्रोलाइट होंगे उनके लिए जो कांस्टेंट की वैल्यू होगी डिफरेंट होगी, यानी रीजन सही कह रहा है मगर असर्शन गलत है। तो आपका असर्शन फॉल्स है, रीजन सही है, इसलिए आपका ऑप्शन क्या बनेगा स्टूडेंट इस क्वेश्चन के लिए, डी आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, अगेन फ्रॉम द बायोमोलिक्यूल। क्या कह रहा है, ग्लूकोज डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट विद सोडियम बाईसल्फाइड। बिल्कुल सही है, ग्लूकोज क्या है, रिएक्शन शो नहीं करता। रीजन की बात करें, ग्लूकोज एग्जिस्ट इन 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर कॉल्ड पायरेनो स्ट्रक्चर। ग्लूकोज जो है 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर शो करता है, ये भी बिल्कुल सही कह रहा है, यानी ये दोनों बातें सही कह रहा है। मगर ग्लूकोज 6 मेंबर्ड होता है इसलिए सोडियम बाईसल्फाइड रिएक्शन शो नहीं करता, ऐसा कोई रीजन नहीं है। ये इसलिए नहीं करता क्योंकि जो ग्लूकोज के पास है, जो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप था वो अब रिंग में चला गया, ठीक है। तो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होता ग्लूकोज के पास, इसलिए सोडियम बाईसल्फाइड के साथ रिएक्शन नहीं करता। अब ये ना काफी आसपास आंसर है, तो यहाँ पे काफी, यानी कि मैं कह सकता हूँ कंट्राडिक्शन क्रिएट हो सकती है। कई बच्चे ये भी कह सकते हैं सर ये इसका सही आंसर तो है, ठीक है ना। तो देखने में क्या लगेगा कि क्या है, ए है ये, मगर ये एक्चुअल में ये क्या है, बी है, कि बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो इसलिए आंसर इसका आप क्या क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो अपने आप में काफी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और कंट्राडिक्शनरी क्वेश्चन है ये, क्योंकि अगर हम इनडायरेक्ट वे में देखें तो स्टूडेंट आपने देखा कि ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा, इसके ऊपर मैं ये कह सकता हूँ कि कंट्राडिक्शन क्रिएट हो सकती है। क्योंकि अगर हम देखें तो 6 मेंबर रिंग बनाने की वजह से फॉर्मेल्डिहाइड फ्री तो बनता नहीं है, इसलिए ये भी रीजन हो सकता है। मगर इसके रीजन को क्या लिया गया है कि भाई रीजन साइक्लिक बनने की वजह से नहीं हो रहा है, इसके पास एल्डिहाइड फ्री ग्रुप नहीं होता ग्लूकोज की वजह से, जिसकी वजह से सोडियम बाईसल्फाइड के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा, इसलिए ऑप्शन बी को ही हम सही मानेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, एसर्शन दे रखा है, हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल। अभी आपने थोड़ी देर पहले फार्मूला लिखा था, हाफ लाइफ का क्या लिखा था, ए नोट अपॉन 2 के। तो आपको पता है हाफ लाइफ पीरियड तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये कह रहा है इंडिपेंडेंट, यानी गलत है। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट इक्वल टू के, ये सही है, क्योंकि रेट इक्वल टू के, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन के कंसेंट एनी, बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी कंसंट्रेशन टर्म, तो ये रिएक्शन तो बिल्कुल सही है। तो इसलिए आपका एसर्शन गलत है, रीजन सही है। तो ऐसा होता है तो क्या होता है आपका डी, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, डी आएगा। तो स्टूडेंट अभी मैंने केवल 16 क्वेश्चन सोल्व किए हैं और काफ़ी डेप्थ में जाके आपको बताया। अब आप खुद इससे जस्टिफाई करिए कि ये पेपर आपको इजी लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है। कई बच्चों को ये काफ़ी इजी लग रहा होगा और कई बच्चों को काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा होगा, ये डिपेंड कर रहा होगा कि आपकी प्रेपरेशन कैसी है। फिर भी 3-4 क्वेश्चन मैं खुद के भी बेस पे कहूँ एज ए टीचर, तो 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक बच्चे के लिए काफ़ी दिमाग को जोर लगा के ही कर पाएगा। तो अपनी जो प्रेपरेशन करें वो काफ़ी डेप्थ में जाके करें। यहाँ पे आपने नोट किया होगा केवल फार्मूलों को छोड़कर कोई भी चीज़ क्या मेमोराइजेबल बेस नहीं है, वहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल का काम करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा डेप्थ में जाके पढ़ें, कहीं पे आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही है, जो टॉपिक आपको लग रहे हैं कि सर इसके ऊपर हमें और ज़्यादा नॉलेज चाहिए और उसकी वीडियो आपको मेरे को चैनल पे नहीं मिल रही है, तो आप मुझे बताएं, मैं उसको भी जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसके अगले पार्ट को सोल्व करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।